यही सच है। मन्नू भंडारी। सामने आंगन में फैली धूप सिमट कर दीवारों पर आ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए छोटे छोटे बच्चे झुंड के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक पल उन्हें देखती रहती हूँ, फिर बिना किसी उद्देश्य से कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नजर से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर व्यर्थ ही खड़ी रही, तब तक इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता। फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। फिर यह कोई आज की बात तो है नहीं। संजय हमेशा अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी ही करके आता है, और मैं हूं कि उसी पल से उसकी प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी किसी काम में मन नहीं लगता। पता नहीं वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय कीमती है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं। मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने की प्लानिंग करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नजर घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी सुनो, एक कहानी सुनाओगी? नहीं अभी नहीं, पीछे आना। मैं रुखाई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। ये मिसेस मेहता भी एक ही हैं। यूं तो महीने मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने भेज देती हैं। मेहता साहब तो फिर भी 8-10 दिन में कभी कभी खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वो बेहद अकड़ू मालूम होते हैं। अच्छा ही है, ज्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी। और फिर एक आवाज़ आई, वही परिचित सी पैरों की आवाज़। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ, पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से कंधे को दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से सारा कमरा महकने लगा। मुझे क्या करना है नाराज होकर, रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ थोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता। क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंस गया था। बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा भी नहीं लगता। इच्छा होती है कह दूं कि तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं। पर कुछ कर नहीं पाती। एकटक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की एक बूंद चमक रही है। कोई और समय होता तो मैं अपने आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मन ही मन मुस्कुराता रहा। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही हैं, पर मैं क्या करूं। तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इस बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड और दुलार दिखलाएगा। वह जानता है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगा देता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में रख देता है। और अब मुझे तो उसकी आदत हो गई है। एक भी दिन मेरे कमरे में फूल न रहे तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, न सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास करा देते हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। अचानक मुझे इरा के लेटर की बात याद आती है, जो सुबह से मैं बताने के लिए बेचैन थी, पर इस गुस्से में न जाने कैसे भूल गई। सुनो, इरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ देर याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है, यदि तुम्हें वहां जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए दीपा। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आके कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे इसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं, उससे दूर? तभी सुनाई देता है कि तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लेता हूँ।
हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज रोज की किसकिस से मेरा भी मन ऊब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करता हूँ, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे रोक लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक मुझे लगा कि जैसे रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी सबसे पसंदीदा टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाते हैं और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर सीधे जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती ही रहती हूँ। वह चुप हो जाता है और मैं बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछते होंगे। मेरे लिए यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम भी मूर्ख ही हो। घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेले रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती रहती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है, क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है कि देखो, आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र है। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवा ना जाकर। पर कलकत्ता मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ इरा को छोड़कर मैं किसी को भी नहीं जानती। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। असहाय सी मैं कहती हूँ, और किसी को नहीं जानती? फिर मेरी तरफ उसने देख के पूछा, निशीथ भी तो वही है ना? होगा, मुझे क्या करना है उससे? मैं एकदम गुस्से से जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि अब वो यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे से करता है और मैं भड़क जाती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुम्हें समझा चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट जाते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं हाथ झटक देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, आप ही कुड़ेगा। नहीं, मुझे पसंद नहीं है ये बेशर्मी। और सच ही है कि मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। चाहे वो रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो, पर है तो रास्ता ही, फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वो बैठता नहीं, बस मुझे बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है। यह भी जैसे उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में उसे निकल कर देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क की मोड़ पर गायब हो जाता है और मैं उधर ही देखती रहती हूँ, एकदम निरुद्देश्य सी खोई हुई। फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही देखती रहती हैं। जाने क्यों मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं, मानो संजय की आंखें हैं, जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, डुलार रही हैं और अपने को इस तरह देखे जाने की कल्पना से लजा जाती हूँ। मैंने संजय को भी एक बार यह बात बताई थी तो वह खूब हंसा था और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, मूर्ख हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ठीक ही हो, शायद मैं पागल ही हूँ। मैं जानती हूँ संजय का मन निशीथ को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीथ से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है क्या? निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें एक आवेश होता है पर स्थायित्व तो नहीं होता। गति तो होती है पर गहराई नहीं होती। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से वह टूट भी जाता है और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प और एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सबको भूलने में एक भी दिन नहीं लगता। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर हम बैठकर घंटों हंसते हैं। तब एकाएक इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीथ को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियों ने
ले ली। पर संजय है कि जब तब निशीथ की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वो पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य का, मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, और वो अपने ऑफिस के दोस्तों को, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम में परिपक्वता आ गई है, जिसका आधार पाकर वह और गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे यह समझाऊं? कैसे उसे समझाऊं कि निशीथ ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे यह बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा क्या अपराध कर डाला जिसके कारण वह मुझे इतना कठोर दंड दे रहा है। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उसे नफरत करती हूँ, और सच पूछो तो अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, यह तो सोचो कि अगर यदि कोई ऐसी बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारे हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे आत्मसमर्पण करती? तुम्हारे आगे मैं खुद को यूं बिखरने देती? जानते हो, कोई भी लड़की बिना विवाह के इन सब का अधिकार किसी को नहीं देती, पर मैंने दिया, केवल इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशीथ का प्यार मात्र एक छल था, भ्रम था, एक झूठ था। परसों मुझे कलकत्ता जाना है, बड़ा डर लग रहा है। क्या होगा, कैसे होगा? मान लो इंटरव्यू में मैं बहुत नर्वस हो गई तो संजय को कहती हूँ कि वो भी मेरे साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो शहर नया, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ होता तो बहुत सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ। यूं अकेले घूम फिर लेती हूँ तो संजय सोचता है कि मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर डर लग रहा है। बार बार मैं यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और संजय के साथ मैं वहां रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्नजाल को छिन्न छिन्न कर देता है। काश संजय भी मेरे साथ चल पाता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म में प्रवेश करती है तो न जाने कैसे विचित्र सी आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में से मैं ईरा को ढूंढती रहती हूँ। वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दिया। मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो ईरा खड़ी है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, उफ, तुझे न देख कर के मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे बिना घर कैसे पहुंचूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करते हुए ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती हैं। ईरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी पुल और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ। बड़े बड़े जहाजों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग और चारों ओर के वातावरण से शहर की विराटता का आभास होता है, और इसके बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर और कहाँ यह कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर को देखा ही नहीं। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ गए। चौड़ी सड़क, एकदम शांत, दोनों ओर एकदम खुले हुए मैदान। और फिर मैंने बोला, ईरा,
कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा करियर अपने आप बनाया हो वह भला इंटरव्यू में डरे। फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना में ही होंगे, जाती है क्या कभी उनके पास? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी, कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे, मैं मौन रहती हूँ। इरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। वे होते तो कुछ मदद ही करते, पर फिर एकाएक लगता है कि उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा बड़ा ही प्यारा है। शाम को इरा मुझे कॉफी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहां निशीथ दिखाई देता है। मैं सकपका कर नजर घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुंचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, इरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। इरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है और मुझे लगता है कि जैसे मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब इरा देती है, मैं देख रही हूँ निशीथ बहुत बदल गया है, उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। ये क्या शौक आया? उसका रंग काला पड़ गया है, वह दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। इरा को मन्नू की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं भी घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफी हाउस से धर्मतल्ला तक वह पैदल ही चलता हुआ हमारे साथ आता है। इरा उससे बात कर रही है, मानो वह इरा का ही मित्र हो। इरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वादा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशीथ का यूं मिलना, न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। वह बहुत दुबला हो गया है। लगता है जैसे मन में कोई बहुत गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं सता रहा उसे। कल्पना चाहे कितनी मधुर क्यों न हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली ही क्यों न हो, पर मैं जानती हूं कि यह झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे यह कहने गया था कि तुम मुझसे संबंध तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से यह सब किया था। एकाएक मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो मैंने क्यों नहीं कह दिया कि माफ कीजिए, मैं आपको नहीं पहचानती। जरा उसका खिसियाना तो देखती। वह कल भी आएगा। मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, उससे नफरत करती हूँ। अच्छा है, कल आए, मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि पिछला सब कुछ मैं भूल चुकी हूँ और यह भी बता दूंगी कि उससे घृणा करती हूँ और मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। और यह सब सोचने के साथ साथ न जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए हैं, अभी तक निशीथ ने शादी क्यों नहीं की? करे न करे मुझे क्या? क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं? नौकरी पाना इतना मुश्किल है, मुझे इसका गुमान तक नहीं था। इरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं। फिर तो यह 300 का जॉब है। निशीथ सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस में छुट्टी भी ले ली। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से, और वह कहता है कि जैसा भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास न आए। 8:45 बजे के करीब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशीथ टहल रहा है, वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। तो वह समय से पहले ही आ गया।
संजय होता तो 11 के पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो आया, और जब वह आया तो मैं चाह कर भी उससे कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे करना होगा उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि वह ऑफिस नहीं आएगा। अजीब स्थिति हो रही थी मेरी। उसके इस अपनेपन भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी और नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त तो उसने एक बात भी नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर नहीं बता सकी। सोचा कहीं सुनकर वह इस दिलचस्पी से काम करना न बंद कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना खुश होगा। हमारी शादी के शुरुआती दिन अच्छे बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं। मैं उसे बैठने को कहती हूँ, वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े माथे पर पसीने की कुछ बूंद चमक रही है। एकाएक ही मुझे लगता है कि अगर इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती, और क्या वह बिना मुझसे प्यार किए चला जाता। अच्छा, मैं चलता हूँ, यह कहकर वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि मैं संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ भी फूल नहीं है तो बहुत ही सूना सूना लग रहा है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो। 3 दिन हो गए हैं, किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया है। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए थे वैसे मैं नहीं दे पाई। पर निशीथ ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ कि यह सब निशीथ की वजह से ही हो रहा है। ढलते सूरज की धूप निशीथ के बाएं गाल पर पड़ रही है और सामने बैठा निशीथ मुझे इतने दिन बाद एक बार फिर बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने देखा वह बहुत खुश है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? वह क्या चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत ही गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है। पर क्या वो ये समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी, या जो कुछ उसने किया है मैं उसे भूल जाऊंगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं इरा की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी बच्चे की तबीयत का बहाना लेकर अपने आप को काट लेती है। अकेले जाना मुझे अटपटा सा लगता है। अभी तक काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है कि निशीथ को नीला रंग बहुत पसंद है। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ और खुद को तैयार करती हूँ, और बार बार अपने को टोकती रहती हूँ कि किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है। क्या यह निरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशीथ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियां सुर्ख हो जाती हैं। मैं सचमुच ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निशीथ बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय ने भी कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया है और न ही ऐसी बातें की, जबकि उसे पूरा अधिकार है, और यह बिना अधिकार के ऐसी बात कर रहा है। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक सिहरन महसूस करती हूँ। सच में संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने के लिए मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल से मैं संजय के साथ रह रही हूँ। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने अपने आप को तैयार किया है, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी मैंने उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वह देखकर भी जैसे सब कुछ नहीं देख पाता।
पर निशीथ ने ये बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? नहीं है। न जाने कैसी मजबूरी है, कैसी विवशता है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। पूरी तरह निश्चय होकर के भी यह बात मैं कह नहीं पा रही हूँ कि क्या इस आदमी को ये कहने का अधिकार है क्या? हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं आज इसे संजय की बात बता दूंगी। हम दोनों कार में बैठ जाते हैं और निशीथ टैक्सी वाले को स्काई रूम जाने के लिए कहता है। निशीथ बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है। बीच में इतनी जगह छोड़ दी है कि यदि कार हिचकोले भी खाए तो हमारा स्पर्श ना हो। हवा के झोंके से साड़ी का एक किनारा उसके ऊपर जाता है, पर वो उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे वो खुश हो रहा है अंदर ही अंदर। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूँ। आज भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती, चाहकर भी नहीं कह पाती। अपनी इस विवशता पर मुझे खींच भी आती है, पर मेरा मुंह भी खुलता नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। यह निशीथ कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की बात याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूं सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर जाने क्यों इस भाव के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निशीथ बगल में बैठा हो तो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूँ? जिस गति से यह टैक्सी जा रही है, मुझे लगता है कि मैं उसी गति से बही जा रही हूँ, अनुचित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दबाजी में कार का दरवाजा खोलकर उतरती हूँ, मानो अंदर निशीथ ने मेरे साथ बदतमीजी की हो। तभी टैक्सी वाला कहता है कि मैडम, इधर से उतरना चाहिए क्या? और मुझे अपनी गलती का एहसास होता है। बाईं ओर निशीथ खड़ा था और दाहिनी ओर मैं, और बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है और हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे आज तो मुझे देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता था। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसा सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने आप को सबकी नज़रों से ऐसे बचा के चलती हूँ जैसे मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और मुझे कोई पकड़ न ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट भी वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में मैं अपने आप को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बहरा कोल्ड कॉफी के ग्लास और खाने का कुछ सामान रख दिया जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशीथ कुछ कहना चाहता है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस कर रही हूँ। वह जल्दी से कॉफी का स्ट्रॉ मुंह से लगाता है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है जैसे मैं बेवकूफ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वह इस समय क्या सोच सकता है। 3 दिन साथ रहकर भी उसने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमाग पर छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही कुछ बात याद आएगी। अगर ना आए तो ये कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया था, उसे उलटकर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में भी नहीं है। जो संबंध टूट गए वो टूट गए, अब उन पर कौन बात करे। मैं तो कभी नहीं करूंगी, पर उसे तो करना चाहिए। तोड़ा उसने था, बात ही वही आरंभ करे, मैं क्यों करूं? और मुझे क्या पड़ी है, मैं तो जल्दी ही संजय से शादी करने वाली हूँ। क्यों नहीं मैं अभी इसे संजय की बात बता देती हूँ। पर जाने कैसी विवशता है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह से कुछ बता नहीं पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो? मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा, पर मशीन सी मैं खाए जा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। फिर भी मुझे लगता है कि जैसे उसके होंठ फड़क रहे हों और स्ट्रॉ पकड़े हुए उसकी उंगलियां कांप रही हूँ। मैं जानती हूँ कि वह पूछना चाहता है, दीपा, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है?
वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो क्या मैं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाऊंगी? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफी पी ली तो यह मत समझना कि तुम्हारे विश्वासघात की बात भूल गई हूँ और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के सामने तैरने लगता है। पर ये क्या? एक असहाय अपमानजनित पीड़ा, क्रोध और कटुता मुझे याद क्यों नहीं आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी अच्छी शाम और चांदनी रातों का चित्र उभर कर आ रहा है, जब घंटों नजदीक बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर कर रही थी, जाने कैसी तन्मयता में हम डूब जाते थे एक विचित्र सी सपनों भरी दुनिया में। मैं कुछ बोलना भी चाहती थी तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता था, आत्मीयता के इस क्षण को अनकहा ही रहने दो दीपा। आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के करीब हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों से गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर कॉफी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशीथ मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ इसके हाथ को छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध किया ही नहीं जाता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठ जाती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी। पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशीथ मेरे बहुत नजदीक आ गया है, बहुत नजदीक। बार बार मन कहता है कि निशीथ क्यों नहीं मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर वह कुछ भी नहीं करता। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ, पर निशीथ है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आकर खड़ा हो जाता है। मैं अपनी मजबूरी पर खींच खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था कि सारी बात बता देती मैं, पर जाने कहाँ भटक गई थी कि कुछ नहीं बता पाई। शाम को मुझे निशीथ अपने साथ लेक ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठे थे। कुछ दूर काफी भीड़भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर के माहौल का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं यह कह गई। कोई है जो मुझे कचोट रहा है। क्यों नहीं बता देती कि नौकरी के बाद संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्यार करती हूँ, वह मुझसे प्यार करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा। पर मैं कुछ नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती है। मैं दूसरी ओर मुंह फेर देती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है, आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कतार, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रहे हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशीथ कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया है उसे भूल कर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। कह दो निशीथ, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन भी अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं। मान ही कैसे सकती हूँ निशीथ? इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शायद नहीं, मैं सचमुच ही तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के लिए मितभाषी जो हो। फिर भी कुछ सुनने के लिए मैं बेचैन हूँ। मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ, पर तुम्हारी नजर तो लेक के पानी पर जमी हुई है, एकदम शांत और मौन। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनबुझे नहीं रह सकते। तुम चाहे न कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो।
मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर लगता है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत न करनी पड़े। लगता है रात आधी से काफी ढल गई है। मन में इच्छा होते हुए भी निशीथ की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने यह कह दिया कि तुम स्टेशन पर मत आना। इरा आई थी पर गाड़ी में बिठाकर ही चली गई, या यूं कहूं कि मैंने जबरदस्ती ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशीथ आएगा और विदा लेने के उस अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेली ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तब देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता हुआ निशीथ आ रहा है। पागल, उसे इतना तो समझ जाना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में यहाँ मैं बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बहुत अच्छा लग रहा है। वह बहुत थका हुआ लग रहा है, शायद सारा दिन व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता हुआ मुझे सी ऑफ करने आ रहा है। मन करता है कुछ ऐसा करूं जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूं। हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। अच्छी जगह मिल गई। वह अंदर झांकते हुए पूछता है, हाँ पानी वानी तो है ना? है। बिस्तर फैला लिया। मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में एक विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नजर डालकर वह कहता है। मैं एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नजर मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है, जैसे समय सरक रहा है। मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आ जाती है और कभी खींच आ जाती है। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नजरें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय नजर से उसने मुझे देखा और मैंने भी उसे देखा, मानो जैसे मैं कह रही हूँ कि तुम ही चढ़ा दो। और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और नीचे वह प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुंचने की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा मैं तुम्हें सूचना दूंगा। मैं कुछ नहीं बोलती, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी और एक हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछला आती हैं और आंसुओं का जैसे एक सैलाब आ जाता है। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशीथ, मैं सब समझ गई। जो तुम कुछ इन 4 दिनों में नहीं कह पाए वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ नहीं कहती, बस साथ चलते निशीथ को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी को गति पकड़ते हुए वह हाथ जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मूंद जाती हैं। मुझे लगता है यह स्पर्श, सुख, यही क्षण सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियां धुंधली सी दिखाई देती हैं। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशीथ के हाथ को, उस हाथ को जिसने मुझे पकड़ा था, ढूंढने का असफल प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर तक कलकत्ता की जगमगाती हुई बत्तियां दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वह सब दूर हो रहा है, पीछे छूटता जा रहा है। मुझे लगता है कि यह दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी सी राहों में, गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं सबसे पहले उससे क्या कहूंगी? इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूंगी कि संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी,
उसकी जड़ें हृदय के किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशीथ से मिलकर हुआ। याद आता है, तुम निशीथ को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल में मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे ही जाल छिन्न छिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशीथ से प्यार करती हूँ और यह सब जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ छल करने का दुस्साहस नहीं कर सकती। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों के विश्लेषण किए हैं, तो जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया है, और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया है तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूं भी तो झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया जब मैं अपने पिता और निशीथ को खोकर चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीराना नजर आने लगा था। तुमने उस समय मुझे अपने प्यार भरे एहसास से मुझे जिंदा किया था। मेरा मुरझाया हुआ मन फिर से हरा हो उठा और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की वह बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द चूक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, कभी आए हैं क्या? तुम्हारे असंख्य आलिंगन और चुंबन के बीच भी एक क्षण के लिए मैंने कभी अपने तन मन में खुद को खो देने का कभी अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ निशीथ के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई है, एक खोखलापन आ गया है। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय, लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेगी। आज एक बात अच्छी तरह से जान गई कि पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है। बाद में किया हुआ प्यार तो केवल अपने आप को भूलने का और भरमाने का एक प्रयास मात्र होता है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती हैं जो मैं संजय से कहूंगी। क्या मैं कह सकूंगी ये सब? लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूं, यह मुझसे नहीं होगा। यही सब सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई पता नहीं चला। लौटकर अपना खोलती हूँ तो देखती हूँ सब ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं। कुछ फूल झड़कर जमीन पर इधर उधर बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है, संजय की लिखाई। मैंने उसे खोला तो वो एक छोटा सा लेटर था। दीपा, तुमने तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ। 5-6 दिनों में लौट आऊंगा। तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूं कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल जाता है, एक बोझ सा हट जाता है। इस अवधि में तो मैं अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर लूंगी। नहा धोकर पहले मैंने निशीथ को पत्र लिखा। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होंठ बंद किए हुए थी, दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज भी थी, पर उसे देखते ही सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे सकता है? जब से लौटी हूँ, न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों में छाई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद कर मैं स्वयं पोस्ट करने चली जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़र सोने से फूलदान पर पड़ती है। मैं करवट बदल कर सो जाती हूँ। आज निशीथ को पत्र डालने का 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाकें निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना सा लग रहा है। किसी भी काम में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से उत्तर, समझ नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बैल्कनी में खड़ी थी। एकाएक ख्याल आता है कि पिछले 2.5 साल से करीब करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैं संजय की प्रतीक्षा करती हूँ। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या मैं निशीथ के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई नहीं आएगा।
निरुद्देश्य से कमरे में लौट जाती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही संजय के साथ घूमने के लिए निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधलापन मन को और बोझिल कर देता है। कहाँ जाऊं? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिलें खो गई हैं। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे कहाँ जाना है। फिर भी निरुद्देश्य से चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक मैं यूं ही भटकती रहूंगी। हार कर लौट जाती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। इरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई हो। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी न जाने क्यों मैं खुश नहीं हो पाई। यह खबर तो निशीथ भेजने वाला था। एकाएक ही विचार मन में आता है, क्या जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ वह निरा भ्रम था, केवल मेरी कल्पना मात्र थी, मेरा अनुमान था? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए हुए उन मधुर क्षणों को मैं कैसे भ्रम मान लूं, जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे अनकहे पल मैं उसे भ्रम कैसे मान लूं। फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए है? तभी सामने की घड़ी 9 बजने का इशारा करती है। मैं उसे देखती हूँ। यह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटी सुनाकर मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते हुए पर्दे, यह बुक रैक, टेबल, यह फूलदान, सब भी तो संजय ही लाए हैं। मेज पर रखा यह पेन उसने मुझे बर्दे पर लाकर दिया था। अपनी चेतना के इस बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और बढ़ा देता है। मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर कर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशीथ की आकृतियां उभर कर आती हैं। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी दूर से महसूस करती हूँ। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी व्यवस्था, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो जाती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है, और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की उंगलियों को मेरे बालों में उलझाए निशीथ बैठा है। वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। उफ, लगता है मेरा दम घुट जाएगा। मैं एकाएक आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज, घड़ी। आखिर आज निशीथ का पत्र आ ही गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह से पहुंच गई, यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही इराजी को फोन करके बता दिया था और उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करो। सच में मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर तुम्हारा भला चाहने वाला निशीथ। बस। धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे से लुप्त होते जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? दीपा। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता हुआ सा संजय खड़ा है। मैं एकटक उसे देखती रहती हूँ, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है। मेरी खोई हुई चेतना लौट आती है और विक्षिप्त सी दौड़कर मैं उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ते में काम नहीं मिला क्या? जाने दो उस नौकरी को। उसके लिए इतना परेशान क्यों होती हो? पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है और कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन पर छा जाती है। तभी मैंने संजय के स्पर्श को महसूस किया और मुझे लगा यह स्पर्श,
यह सुख, यह क्षण, यही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। और हम दोनों उस पल में खो जाते हैं, पूरी तरह खो जाते हैं।